हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। क्लास 9th में सर्कल्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। और लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 से पहले सैंपल प्रॉब्लम 1 जो हमें दिया था वो हमने किया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 से पहले जो सैंपल प्रॉब्लम 2 दिया उसे तो हम करेंगे ही, साथ में हम एक्सरसाइज 10.4 का सोल्यूशन भी स्टार्ट कर देंगे। करेक्ट। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो बच्चे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए वहां रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक बच्चे ओपन होके आएंगे। करेक्ट। वहां पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, आप लिंक पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 7503644171 7503644171। करेक्ट। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। तो लिंक हम यहां से आपको सेंड कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बच्चों अगर आपको सर्कल्स का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको यहां से सेंड कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सैंपल प्रॉब्लम 2 आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है ना, और है इसमें कुछ भी नहीं, बस इसका अगर डायग्राम आपका बन गया तो बात आपकी बन जाएगी। करेक्ट। देखिए सैंपल प्रॉब्लम 2 में आपको बोलता है, वैसे तो मैंने चलिए क्वेश्चन यहां लिख दिया है, ठीक है ना, कह रहा प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, प्रूव दैट अमंग all the chords of a circle passing through a given point inside the circle। बात समझो। देखो सबसे पहले तो आपके पास एक सर्कल होना चाहिए। करेक्ट। तो लेट अस से यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, और इस सर्कल का सेंटर है बच्चों O, ठीक है ना, इस सर्कल का सेंटर कितना है? O है। ओके, लेट अस अज्यूम वी हैव अ सर्कल हुज सेंटर इज कैपिटल O। ये रहा इसका सेंटर। अब ये हमसे ये कह रहा है कि प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। सर्कल होना चाहिए, उसके बाद गिवन पॉइंट इनसाइड द सर्कल होना चाहिए। बात समझो, मतलब सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट होना चाहिए बच्चों। करेक्ट। सर्कल के अंदर कोई रैंडमली एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो लेट अस अज्यूम कि सर्कल के इनसाइड हमने कोई एक पॉइंट चूज कर लिया। ओके, हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया, पॉइंट P। लेट अस से दिस पॉइंट इज P। करेक्ट। तो जो हम करते जा रहे हैं हम अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। क्या लिखा हमने? लेट अस से सॉल्यूशन में वी हैव अ सर्कल, let us take a circle with center O, and there is a point P, and there is a point P inside the circle। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हमने बोला कि भाई हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसके अंदर एक पॉइंट P लाई करता है। अब सुनो, कह रहा है कि प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब समझो, देखो यहां पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आप एक रफ डायग्राम देखो। कह रहा है कि भाई एक सर्कल में इसका सेंटर O है, ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट P है, एक गिवन पॉइंट P से जितने भी कॉर्ड पास होते हैं। अब देखो पॉइंट P से तो बहुत सारे कॉर्ड जा सकते हैं, ये सुनो। देखो एक ये कॉर्ड गया आपका, ठीक, लेट अस से इसका नाम हमने रखा AB, ठीक है। एक ये कॉर्ड गया आपका, ठीक है, लेट अस से इसका नाम रखा हमने MN। ओके, एक ये कॉर्ड गया आपका, ये देखिए इसका नाम रखा हमने कुछ भी रख दो, लेट अस से RT। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक गिवन पॉइंट से बहुत सारे कॉर्ड्स पास हो सकते हैं। ये भी एक कॉर्ड होगा जो P से पास करेगा, ये भी कॉर्ड होगा जो P से पास करेगा। करेक्ट। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट inside the circle that one is the smallest। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि that one is the smallest which is perpendicular to the diameter passing through the point। सुनो, that one is the smallest which is perpendicular to the diameter passing through the point। पहले यहां पे पढ़ो, diameter passing through the point। मतलब सुनो, देखो, यानी कि आपको सबसे पहले तो एक डायमीटर लेना है। कौन सा डायमीटर? जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो, किससे? पॉइंट P से। जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया है, सुन लो ध्यान से, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। डायग्राम अगर बन गया बच्चों तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए ये एक सर्कल है इस तरीके से। ओके, ये आपका सेंटर है O, इनसाइड हमने पॉइंट चूज किया P, और P से बहुत सारे आपके क्या पास कर सकते थे? बहुत सारे कॉर्ड पास कर सकते थे, अभी हमने आपको दिखाया। लेकिन अभी आपको एक डायमीटर लेना है जो इसी पॉइंट P से पास करता है। आई रिपीट, आपको एक डायमीटर लेना है जो इसी पॉइंट P से पास करता है। अगे तो डायमीटर पॉइंट P से जो पास करेगा, मेरे ख्याल से एक ऐसा डायमीटर होगा। भाई डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, आपको पता है। सो ये देखिए एक डायमीटर है,
ठीक है, लेट अस से ए बी क्या है, एक डायमीटर है जो कि पी से पास कर रहा है, करेक्ट, जो कि पी से पास कर रहा है। ठीक है, डायमीटर भी आपने चूज कर लिया। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, कह रहा है कि प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द सर्कल दैट वन इज द स्मॉलेस्ट, दैट वन इज द स्मॉलेस्ट। बच्चों कॉर्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कॉर्ड की बात कर रहा है कि वो वाली कॉर्ड स्मॉलेस्ट होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट। कह रहा है कि अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, यहां से बहुत सारे कॉर्ड्स पास हो रहे हैं, तो वो वाला कॉर्ड का लेंथ स्मॉलेस्ट होगा जो कॉर्ड इसी पॉइंट से जाने वाले डायमीटर के परपेंडिकुलर है। आई रिपीट, यहां से बहुत सारे कॉर्ड्स जा रहे हैं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, कह रहा है वो वाला कॉर्ड सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ का होगा जो वाला कॉर्ड इस डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब समझो, देखो इमेजिन करो कि भाई कोई कॉर्ड तो ऐसा होगा ना, कोई कॉर्ड तो ऐसा होगा जो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा, कोई कॉर्ड तो ऐसा होगा जो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा। यस सर, होगा। सुनो, वो कॉर्ड के दर्शन में आपको कराता हूं। वो कॉर्ड रहा, ये देखिए, ये पॉइंट आपका पी है ना, ए, ये देखिए ये कॉर्ड है आपके पास। ठीक है, इस कॉर्ड को देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से इस कॉर्ड को देखेंगे। लेट अस से इस कॉर्ड का नाम है एम एन। अब इस एम एन कॉर्ड को देखो, बड़ी स्पेशल कॉर्ड है, एम एन एक कॉर्ड है। यस सर, क्या ये डायमीटर के परपेंडिकुलर है? हाँ, मैं कह दे रहा हूं कि भाई ये कॉर्ड क्या है, डायमीटर के परपेंडिकुलर है। लो, ठीक है, तो कह रहा है यही वाली कॉर्ड एम एन कॉर्ड तो पॉइंट पी से बहुत सारी पास कर रही है, सही ना, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। पॉइंट पी से बहुत सारी कॉर्ड्स पास कर रही है। ये देखिए, कोई कॉर्ड ऐसे जाएगी, ठीक, कोई कॉर्ड ऐसे जाएगी, ठीक। मैं सारी कॉर्ड्स आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको केवल वो वाली कॉर्ड दिखा रहा हूं जो वाली कॉर्ड इस डायमीटर के परपेंडिकुलर। और डायमीटर की खासियत क्या है कि डायमीटर भी उसी पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट से ये एम एन वाली कॉर्ड पास कर रही है, यानी कि डायमीटर भी पॉइंट पी से पास करता है। सही है, तो कह रहा है कि भाई देखो, अगर आपके पास सर्कल के अंदर एक पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी से बहुत सारी कॉर्ड्स पास हो रही हैं, तो वही वाली कॉर्ड का लेंथ स्मॉलेस्ट होगा जो वाली कॉर्ड डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एम एन डायमीटर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एंगल 90, तो आपको एम एन को क्या करना है, स्मॉलेस्ट करना है। एम एन को क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट कॉर्ड प्रूफ करना है। ओके, ये चीज आप ध्यान यहां पे रखेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। हम एक तो कॉर्ड लेंगे एम एन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डायमीटर ए बी, एक तो हमने ये ले ली, करेक्ट। तो सुनो, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक डायमीटर ले लेते हैं, ठीक है। लेट अ डायमीटर ए बी, ओके, लेट अ डायमीटर ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट पी। हमने मान लिया कि भाई हमारे पास एक डायमीटर है और इस डायमीटर का नाम ए बी हमने रखा, जो कि पी कहां से पास कर रहा है, पॉइंट पी से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, पॉइंट पी से पास कर रहा है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, ये देख सकते हैं आप, ये लीजिए, ठीक, पॉइंट पी से पास कर रहा है ये डायमीटर, और इस डायमीटर का नाम मैंने क्या रखा, ए बी रखा। ओके, ए बी रखा। अब इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, पॉइंट पी से तो बहुत सारी कॉर्ड्स पास हो सकती हैं, मैंने वो वाली कॉर्ड ली जो कॉर्ड इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है। ओके, इसको डायमीटर मानना भाई, इसको सीधा स्ट्रेट ऐसे अज्यूम करना, ठीक। तो लेट अस टेक अ स्पेशल कॉर्ड, ओके, एंड वी हैव अ स्पेशल कॉर्ड, और उस कॉर्ड का नाम क्या है, एम एन, such that this mn is perpendicular to AB at point P। हमने क्या बोला, हमने बोला वी हैव अ स्पेशल कॉर्ड mn such that mn is perpendicular to AB। हमने बोला भाई चलो हम एक स्पेशल कॉर्ड लेते हैं mn नाम की, ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमने क्या लिया, हमने एक स्पेशल कॉर्ड लिया mn जो कि इस AB डायमीटर के परपेंडिकुलर है। ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर AB एट पॉइंट P, ठीक है ना। तो AB जो डायमीटर है, mn कॉर्ड उसके परपेंडिकुलर है कहां पे, पॉइंट P पे। ओके, ये हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है,
प्रूव हमें करना है कि भाई यही mn क्या है, यही स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ लो फिर से, कह रहा है कि प्रूव दैट अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट यहाँ पे क्या है इनसाइड पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P से पास होने वाली जितनी भी कॉर्ड होंगी उसमें से वो वाली कॉर्ड क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, जो वाली कॉर्ड इसी पॉइंट P से पास होने वाले डायमीटर AB के परपेंडिकुलर होगी। ओके, सुन लो, पॉइंट P से तो बहुत सारी कॉर्ड्स पास हो रही हैं, ये भी एक कॉर्ड होगी, लेकिन इसमें सबसे छोटी जो कॉर्ड होगी वो mn होगी, जो कि डायमीटर के परपेंडिकुलर है। ये बात आपको प्रूफ करना है, करेक्ट। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, ध्यान सुनो। हम एक काम कर सकते हैं क्या, देखो सुनो, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। कौन सा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है क्या, वी नो दैट, एनसीईआरटी में पढ़ा है हमने, वी नो दैट द कॉर्ड नियरर टू द सेंटर इज लार्जर देन द कॉर्ड विच इज फार्दर टू द सेंटर। वी नो दैट कॉर्ड नियरर टू द सेंटर is nearer to the center is larger than the chord which is farther to the center। बात समझो, हमने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना क्लास में क्या, कि जो वाली कॉर्ड नियरर टू द सेंटर होगी, जो कॉर्ड सेंटर के नियरर होगी वो लंबी होती है, लार्जर होती है। यस सर, दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये सेंटर O है, ठीक, तो सेंटर के पास से जो कॉर्ड जाएगी, ये देखो ये वाली कॉर्ड देखो, ठीक, लेट अस से ये कॉर्ड क्या है, RT है। सो RT कॉर्ड को देखो, ये सेंटर के पास से जा रही है, ठीक है ना, ओके, और ये देखो इस कॉर्ड को देखो, ये सेंटर से दूर है, करेक्ट, लेट अस से इसका नाम है PQ कॉर्ड। अब आप मुझे देख के बताओ, PQ लार्जर लग रहा है आपको या RT लग रहा है, बताइए कौन सा बड़ा लग रहा है। तो जवाब है जो सेंटर के पास है, सेंटर के नियरर कौन है, RT है, तो RT लेंथ में बड़ा है। ओके, सही है ना, यही चीज लिखी मैंने क्या, वी नो दैट द कॉर्ड नियरर टू द सेंटर इज लार्जर देन द कॉर्ड विच इज फार्दर टू द सेंटर। ठीक है, जो कॉर्ड सेंटर के नियरर होगी वो लार्जर होगी रादर देन वो वाली कॉर्ड के जो सेंटर से दूर है। अब सुनो, एक चीज और हमने आपको पढ़ाई थी क्या, कि किसी भी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकलता है, किसी भी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकलता है, सेंटर्स का, सुनो, अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसके ऊपर, ये देखिए जैसे OM, तो OM इज द डिस्टेंस ऑफ RT फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, RT कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, OM है। ओके, और इसी तरीके से अगर हम O से PQ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, करेक्ट, यानी कि ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड PQ फ्रॉम द सेंटर। अब आप बताओ OM बड़ा है कि ON बड़ा है, तो जवाब है ON बड़ा है। तो इसका मतलब जो सेंटर से दूर होगी, मतलब जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा होगी, वो कॉर्ड सेंटर से दूर तो होगी ही होगी और लेंथ में छोटी भी होगी। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालना जरूरी है। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो आपको उस कॉर्ड का डिस्टेंस नहीं पता चलेगा। जैसे कि यहां पे देखिए ये सेंटर है, ओके, और कॉर्ड MN का अगर हम आपसे सेंटर से डिस्टेंस पूछें तो ये OP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो व्हाट इज OP हियर, व्हाट इज OP हियर, OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इन सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हो कि दिस OP इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, किसी कॉर्ड का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। ओके, यानी कि OP इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड MN फ्रॉम द सेंटर। इस चीज को आप कॉपी में नोट करेंगे। ओके, क्या कि OP इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड MN फ्रॉम द सेंटर। अब सुनो मेरी बात, सुनो, प्रूफ तो यही करना है ना कि इस MN को आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट दिखाना है, क्योंकि यही MN जो है इस डायमीटर AB के ऊपर परपेंडिकुलर। तो MN को अगर आपको स्मॉलेस्ट करना है तो भाई एक काम करो ना, MN के कंपैरिजन में कोई और कॉर्ड तो ले लो जो कहां से पास कर रही हो, पॉइंट P से। सही है, सुन लो, हमने क्या किया, लेट अस टेक अनदर कॉर्ड, ये देखिए एक और कॉर्ड हमने ली, लेट अस से दिस कॉर्ड इज नोन एज RT। ओके, लेट अस टेक अनदर कॉर्ड RT व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P। ओके, लेट अस टेक अनदर कॉर्ड RT, let us take another chord RT which is passing through the point P। ठीक है, RT हमने एक और कॉर्ड ली इस सर्कल की जो कि कहां से पास कर रही, P से। क्यों ले ली सर, इसलिए ले ली हमने क्योंकि उसने बोला था ना कि आपको सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वहां से बहुत सारी कॉर्ड्स पास हो सकती है।
और उसमें से जो डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा वही सबसे, जो डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा वही सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। करेक्ट, यानी कि आपको इस mn को स्मॉलेस्ट करना था, तो भाई p से तो बहुत सारी कॉर्ड्स निकल सकती है ना, तो एक कॉर्ड और ले ली मैंने, कौन सी, RT। सर और क्यों नहीं ले रहे हो, बस बस 2 कॉर्ड काफी बच्चों। एक तो mn है जो डायमीटर AB पे परपेंडिकुलर है, और दूसरी क्या है, RT। आप किसी भी तरीके से आप mn को आप किसी भी तरीके से बच्चों आप एक काम करो, इस mn को लेस देन दिखा दो, इस mn को लेस देन दिखा दो किससे, इस mn को लेस देन दिखा दो RT से। यस सर, सुनो ध्यान से, अगर इस mn को आपने RT से लेस देन करा दिया तो बात आपकी बन जाएगी। क्यों सर, क्यों बात बन जाएगी, मेरी बात सुनो सुनो सुनो। अभी तो आपने बोला था क्या कि भाई mn किसके परपेंडिकुलर है, AB के, ठीक। अरे आप अज्यूम करके चल रहे हो ना कि भाई मान लिया हमने mn AB के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यही mn को आपको स्मॉलेस्ट करना है। अब सुनो, इस डायग्राम को देखो बच्चों, ये वाली जो कॉर्ड है RT, ये P से पास तो कर रही है, ये P से पास तो कर रही है, लेकिन ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर नहीं है, चेक कर लीजिए, ठीक है। ये जो RT है ये इस कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर नहीं है, नो सर, चेक करो, ये कॉर्ड AB है और ये क्या है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये डायमीटर AB है और ये क्या है, RT है। लेकिन डायमीटर AB के साथ ये RT बच्चों 90 डिग्री नहीं बना रही, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है। एंगल OPT इज नॉट 90 डिग्री, एंगल OPT इज नॉट 90 डिग्री, यानी कि जो आपने दूसरी कॉर्ड सेलेक्ट करी है वो कॉर्ड डायमीटर के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि RT इज नॉट परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB। ओके, तो हमने क्या बोला यहां पर, हमने बोला कि लेट अस टेक अनदर कॉर्ड RT व्हिच इज पासिंग टू द पॉइंट P, also this RT is not perpendicular, this RT is not perpendicular to the diameter AB। आपने बोल दिया कि ये जो RT है ये भी P से पास कर रही है, लेकिन ये डायमीटर AB के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि अब आपने 2 कॉर्ड सेलेक्ट कर ली, कौन कौन सी, एक तो mn है, एक तो RT जो कि P से पास हो रही है। इन दोनों में से जो डायमीटर के परपेंडिकुलर माप मान के चले हो उसको स्मॉलेस्ट दिखा दो, क्या दिक्कत है, सही है। ओके, नाउ यानी कि आपका टारगेट हो गया कि भाई mn को हम लेस देन दिखा दें किससे, RT से। ओके, सुनो, देखो mn को अगर आपको RT से लेस दिखाना है तो एक काम करो ना, सुनो ध्यान से, सुनो, देखो इसके लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा कि mn का जो सेंटर से डिस्टेंस है, सुनो, mn का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो जाए किससे, RT का जो सेंटर से डिस्टेंस है। अब देखो RT का सेंटर से डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, RT के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा सेंटर से, तभी तो कॉर्ड RT का आपको डिस्टेंस पता चलेगा सेंटर से। करेक्ट, तो सुनो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इस तरीके से। ओके, लेट अस से हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने बोला भाई ON इज परपेंडिकुलर टू RT। ओके, तो हमने बोला क्या यहां पर ON इज परपेंडिकुलर टू RT, इस तरीके से ये जो ON होगा, ON इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड RT फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो ये ON जो है RT का डिस्टेंस हो जाएगा कहां से, सेंटर से। अब सुनो मेरी बात, सुनो, सेंटर से जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो कॉर्ड छोटी हो जाएगी। यस सर, तो सेंटर से कॉर्ड mn का डिस्टेंस तो OP, ठीक, और सेंटर से RT का डिस्टेंस क्या है, ON है। तो अगर आप किसी तरीके से OP को, जो कि mn का डिस्टेंस है सेंटर से, अगर आप OP को किसी तरीके से ग्रेटर दिखा दो किससे, ON से, ये काम अगर आप कर दोगे, सुन लो ध्यान से भाई, OP क्या है, mn का डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से, ठीक। ON क्या है, RT का डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से। तो अगर आपने कॉर्ड mn का डिस्टेंस OP ग्रेटर कर दिया किससे, कॉर्ड RT के डिस्टेंस ON से, तो भाई जिसका डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा होगा वो छोटी होगी ना, इसका मतलब mn इज लेस देन व्हाट, RT। करेक्ट, mn इज लेस देन RT, ये आपका यहां पर आ जाएगा। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम एक सिंपल सा यहां पर फंडा करते हैं। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों, इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब करना कुछ नहीं बच्चों यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ध्यान से चेक करिएगा। आपको किसी भी तरीके से OP को ON के ग्रेटर करना है। करेक्ट,
OP को ON के ग्रेटर करना है तो आप एक ट्राइंगल ले लो, आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल OPN को लीजिए बच्चों, ट्राइंगल OPN को लीजिए। ट्राइंगल OPN इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, चेक करो, ट्राइंगल OPN या ट्राइंगल ONP, ये वाला ट्राइंगल, ओके। सो ट्राइंगल ONP इज a right angle triangle, okay। triangle ONP is a right angle triangle, और right angle triangle में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, यस सर। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड यानी कि OP ये लार्जेस्ट साइड होगा, करेक्ट। तो OP इज द लार्जेस्ट वन। ट्राइंगल ONP में OP सबसे बड़ा होगा यानी कि OP ON से भी बड़ा होगा, OP PN से बड़ा होगा। ये किसको नहीं पता, हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। सो दिस OP इज ग्रेटर देन, श्योरली ग्रेटर देन ON, ओके। तो वी कैन से व्हाट, वी कैन से कि OP इज ग्रेटर देन व्हाट, OP इज ग्रेटर देन ON। सुनो, अगर बच्चों ये OP ग्रेटर हो गया किससे, ON से, तो OP क्या है, MN का डिस्टेंस है सेंटर से। तो यानी कि जो कॉर्ड MN है ना, जो कॉर्ड MN है वो सेंटर से ज्यादा दूर पे है, इसका मतलब कॉर्ड MN जो है छोटी होगी, यस सर। तो MN इज लेस देन, अब ON क्या है, चेक करो, ON क्या है, RT का डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। अब ON हो गई छोटी, ठीक। तो कॉर्ड RT का डिस्टेंस जो हो गया छोटा सेंटर से, तो जिसका डिस्टेंस छोटा होता है, चेक करो ना, सेंटर से जिसका डिस्टेंस लेस होगा सेंटर के पास होगी, यानी कि वो बड़ी होगी। तो इसका मतलब जो कॉर्ड RT है वो क्या होगी, बड़ी हो गई, ठीक। ये देखिए, यही आपको लेके आना था, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ पे बहस की बात होगी, बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ओनली क्या लिया, आपने तो ओनली एक ही कॉर्ड ली ना RT, बाकी सारी कॉर्ड। सर भाई सुनो, अगर आप कोई भी कॉर्ड ले लोगे, मान लो, ध्यान से बस इतना ही करके एग्जाम में दिखाना है, आप कोई भी कॉर्ड ले लोगे, सुनो, मान लो आपने कॉर्ड ले लिया ये इस तरीके से, लो ये कॉर्ड है QL, ये कॉर्ड है QL, ठीक है, ले लिया। अब आप क्या करोगे, सुनो, अब आप क्या करोगे बच्चों, आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, करेक्ट, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। और हाँ, ये जो QL कॉर्ड ड्रॉ किया है ये AB पे परपेंडिकुलर नहीं है, करेक्ट। सो अब आप ये वाली जब कॉर्ड लोगे QL, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और Q और उसका नाम दे दोगे Z, लेट अस से, ओके। सो दिस इज 90। फिर ट्राइंगल आप लोगे कौन सा, OZP, ठीक है। ट्राइंगल OZP में बच्चों आप देखोगे, फिर देखो 90 का अपोजिट क्या है, OP है। सो OP इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, OZ, ठीक है। अब सुनो, OP MN का डिस्टेंस है, ठीक, और ON कॉर्ड QL का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब MN इज लेस देन क्या हो जाएगी, QL। इस तरीके से आप पॉइंट P से कितनी भी कॉर्ड्स बनाओ जो कि AB डायमीटर के परपेंडिकुलर ना हो, तो पॉइंट P से आप कितनी भी कॉर्ड्स बनाओ जो कि OP के परपेंडिकुलर ना हो, तो सारी की सारी कॉर्ड्स पक्का बड़ी होंगी हमेशा किससे, MN से। इसका मतलब MN ही क्या होगा, MN ही क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉर्ड होगा। और MN की खासियत क्या है कि ये डायमीटर AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरीके की बच्चों थ्योरम है जिसको आप लर्न भी कर सकते हो कि अमंग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द सर्कल, दैट वन इज द स्मॉलेस्ट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओके। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 10.4 के सॉल्यूशन की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और बुक आपके सामने होनी चाहिए, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, और नहीं भी होगी तो मैं पढ़ देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। सुनो, कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, प्रूव दैट द पार्ट्स ऑफ वन कॉर्ड आर सेपरेटली इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखो, अगर इसका सॉल्यूशन आप इंटरनेट पे कहीं पे देखोगे ना तो शायद आपको प्रॉब्लम हो। मैं आपको इजी डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको प्रूव हो जाएगा आराम से। देखो बात समझो, आप डायग्राम ना जो इंटरनेट पे दिए होंगे उस तरीके से मत बनाओ, या किसी बुक में आप सॉल्यूशन देख रहे हो वैसा मत बनाओ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो सिंपल डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, मैं आपको बताऊं। ये देखिए, सिंपल ये होगा कि एक सेंटर ले लो सर्कल का O, ये आपका सर्कल है, और टू इक्वल कॉर्ड्स बना लो। पता है कैसे बनाओ, ये आप ऐसे बनाओ, ये देखिए, ये कॉर्ड आप एक बना लो AB, कुछ इस तरीके से आप कॉर्ड्स बना लो, मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा बच्चों, है ना। डायग्राम तो इसके तरह तरह के बहुत सारे पॉसिबल होंगे, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझना। तो एक काम करते हैं, सेंटर हम बाद में बनाएंगे। सपोज हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं, कुछ इस तरीके से। ये एक कॉर्ड है
ओके, और हमारे पास एक ये कॉर्ड है, ठीक है ना। सो लेट अस से हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, दिस कॉर्ड इज ए बी एंड दिस कॉर्ड इज व्हाट, सी डी। कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी ये इक्वल कॉर्ड्स है। ओके, ये क्या है, इक्वल कॉर्ड है, यानी कि गिवन क्या है, गिवन है हमें कॉर्ड ए बी का लेंथ कॉर्ड सी डी के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला है, पढ़ लीजिए आप, कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, मतलब दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी। सो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी। ओके, यहां कहीं बच्चों इसका सेंटर होगा सर्कल का, ओके, ओ। अब इसने हमें क्या बोला है, ये सेंटर है ओ, इसने हमें बोला है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, मान लो कि दोनों कॉर्ड्स ए बी और सी डी कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट एम पर। ओके, तो हम अपनी कॉपी में लिख भी लेते हैं, हम अपनी कॉपी में लिख भी लेते हैं कि लेट द इक्वल कॉर्ड्स, लेट द इक्वल कॉर्ड्स, लेट द इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersects at point M, at point M। अब सुनो मेरी बात, at point M। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या M A B का मिड पॉइंट है, क्या M C D का मिड पॉइंट है? अरे भाई हो भी सकता होगा और नहीं भी हो सकता होगा, अभी हम मान के चल लेंगे नहीं है ना। तो अभी आप ये मत समझना कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ A B एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ C D, करेक्ट। तो केवल और केवल ए बी और सी डी पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई, बाइसेक्ट नहीं कर रही है। नो नो नो, ऐसा मत समझ लेना कि एम ए बी का मिड पॉइंट है या एम सी डी का मिड पॉइंट है, ऐसा मत समझ लेना। एम इज ओनली अ सिंपल पॉइंट एट विच द इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ओके, नाउ इसने आपको बोला है कि भाई प्रूव दैट, बात समझो, देखो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, कह रहा है कि प्रूव दैट द पार्ट्स ऑफ वन कॉर्ड आर सेपरेटली इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। पार्ट ऑफ वन कॉर्ड्स आर सेपरेटली इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब समझो, देखो फर्स्ट कॉर्ड क्या है, ए बी, इसके पार्ट्स कौन कौन से हुए, ए एम और एम बी। ओके, फर्स्ट कॉर्ड के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से बने, ए एम, और दूसरा कौन सा बना, बी एम। ओके, सो स्टूडेंट्स ए एम बना और क्या बना, बी एम। ओके, और सेकेंड कॉर्ड के जो पार्ट्स बने वो कौन से बने, देखो ए एम की तरफ कौन सा पार्ट है, सी एम, यही वाला आपको लेना है, ठीक है, ए एम की तरफ से सी एम लेना। सो सी एम और सेकेंड कॉर्ड का सी एम और डी एम। ओके, तो बस ए एम सी एम के इक्वल और बी एम आपको डी एम के इक्वल, ए एम को सी एम के इक्वल दिखाना है और बी एम को डी एम के इक्वल दिखाना है, बस ये करना है ना। आप पढ़ लो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द पार्ट्स ऑफ वन कॉर्ड आर सेपरेटली इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, एक फर्स्ट वाली कॉर्ड के जो पार्ट्स हो गए यानी कि ए एम और बी एम, वो दूसरे कॉर्ड के सेपरेटली दूसरे कॉर्ड्स के पार्ट्स के इक्वल है। सो ए एम सी एम के इक्वल दिखाना है और बी एम डी एम के इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। ये चीज़ है क्वेश्चन में। नाउ अब हम एक काम करते हैं, क्या हम ना इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, बात समझो। देखो ये सेंटर है आपका, ओके, तो हमने क्या किया, हमने सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड ए बी के ऊपर। सो दिस ई, सो लेट अस से ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी। सुनो बच्चों ध्यान से, जब आपने ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ कर दिया और हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि पॉइंट ई क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट, ये सुनो। ओके, तो इससे हम बोल सकते हैं क्या कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए ई का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई के, ये सुनो। ए से लेके ई तक और बी से लेके ई तक इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। और रीजन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, इसका रीजन आप लिख सकते हो क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये चीज हो गई, ठीक। सिमिलरली आप एक काम कर सकते हो क्या, आप O से CD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सो ये कुछ इस तरीके से, लेट अस से OF परपेंडिकुलर टू CD। ओके, सो इसको हमने इक्वेशन 1 बनाया अभी, ठीक। और OF परपेंडिकुलर टू CD, रीजन यही, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं क्या कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी कि CF इज इक्वल्स टू DF। ओके, तो CF इज इक्वल्स टू DF, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। ऐसा हमारे पास हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखो जरा, हम एक काम करते हैं क्या, हम एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे मेरी बात को। हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको ये बोलने जा रहे हैं कि भाई देखो ए ई का लेंथ सी एफ के इक्वल होगा, या सुनो, क्यों सर,
अरे भाई जब कॉर्ड्स इक्वल थे, देखो ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, तो अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल थे तो भाई उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, ये सुनो। तो कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू क्या था, सी डी था, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, करेक्ट। क्वेश्चन में दिया था कि इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी। और देखो ए बी का हाफ क्या है, ए ई है, और सी डी का हाफ क्या है, सी एफ है, करेक्ट। सो हम यहां पर लिखेंगे इट इज गिवन, गिवन क्या है हमें कि भाई कॉर्ड्स इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट, हाफ ऑफ ए बी, 1/2 का मतलब हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। भाई अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। और हाफ ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी का हाफ ए ई, क्योंकि ए ई बी ई के इक्वल था, ई ए बी का मिड पॉइंट था। अब बच्चे बोलेंगे सर हाफ ऑफ ए बी की जगह आपने बी ई क्यों नहीं लिखा, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस साइड से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ए से ई की तरफ और सी से एफ की तरफ, करेक्ट। सो हाफ ऑफ ए बी की जगह ए ई लिख दो और हाफ ऑफ सी डी की जगह सी एफ लिख दो, ओके। सो हाफ ऑफ ए बी की जगह सी ई लिख दिया, नहीं ए बी का हाफ ए ई, ओके। सो हाफ ऑफ ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी की जगह सी डी का हाफ सी एफ हमने यहां पर लिख दिया, ओके। इसको हमने बना लिया क्या, इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरीके से आप एक बार और कर सकते हो, क्या एक बार और कर सकते हो, और वी कैन से दैट हाफ ऑफ ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी का हाफ आप बी ई भी तो लिख सकते हो। अब आप बी ई को लिख लो, ठीक, हाफ ऑफ ए बी की जगह आपने क्या लिखा, बी ई इज इक्वल्स टू, और हाफ ऑफ सी डी की जगह सी डी का हाफ आप डी एफ भी लिख सकते हो, यस सर। तो सी डी का हाफ की जगह आपने क्या लिखा, डी एफ, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ऐसा कर दिया आपने। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम एक काम करते हैं, क्या, ओ को एम से ज्वाइन करिए, कर दिया। ओ को एम से जब आपने ज्वाइन किया तो आपका ट्राइंगल ओ एफ एम और ट्राइंगल ओ ई एम कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, चेक करो। ट्राइंगल ओ एफ एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ई एम। कैसे सर, ओ ई एम कैसे, आइए बताते हैं कैसे। ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो। यस देखो बच्चों, हम दोनों ट्राइंगल में आरएचएस लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या लगाने जा रहे हैं, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि दोनों ट्राइंगल में एक एक राइट एंगल होना चाहिए, है क्या, यस सर। कैसे, ट्राइंगल ओ एफ एम में एंगल ओ एफ एम कितना है, 90, एंगल ओ एफ एम कितना है, 90, और ट्राइंगल ओ ई एम में एंगल ओ ई एम कितना है, 90, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि ओ एफ एम इज इक्वल टू ओ ई एम, दोनों इक्वल एंगल इक्वल है। सो दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल इक्वल हो गए। अब दोनों ट्राइंगल के क्या हाइपो इक्वल है, यस सर। क्या हाइपो इक्वल है, एच का मतलब हाइपो होता है, ओके। सो 90 के अपोजिट कौन है, ओ एम। यहाँ पे देखो 90 का अपोजिट कौन है, ओ एम, और इधर से भी 90 का अपोजिट कौन है, ओ एम। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये तो दोनों में कॉमन हो गया, ओके। ओ एम इज इक्वल टू व्हाट, ओ एम, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, हमें पता है क्या, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बात आपको पता है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड्स इक्वल होती है उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है, यस सर। तो सुनो, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी लेंथ में इक्वल थी, इसका मतलब कॉर्ड ए बी का जो सेंटर से डिस्टेंस है, यानी कि ओ ई, भाई चेक करो ना, ओ ई जो है वही तो ए बी का डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से, ठीक। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी अगर इक्वल है तो कॉर्ड ए बी का सेंटर से डिस्टेंस ओ ई और कॉर्ड सी डी का जो सेंटर से डिस्टेंस है ओ एफ, वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, है ना। ये ओ ई का लेंथ, ये वाला ओ ई का लेंथ ओ एफ के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ। और रीजन इसका रीजन आप बहुत ही साफ दोगे उनको, रीजन आप बोलोगे भाई इट इज गिवन दैट कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। उसने बोला है कि कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल है, तो कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। तो ये हमने पढ़ा है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, करेक्ट। तो ए बी का डिस्टेंस क्या है, कॉर्ड ए बी और सी डी आपस में इक्वल है ना, देखो ना, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो ए बी का डिस्टेंस सेंटर से ओ ई है ना, डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। सो ए बी का डिस्टेंस क्या है, ओ ई, और सी डी का डिस्टेंस, ये सी डी का डिस्टेंस क्या है, ओ एफ है, ओके। सो इस तरीके से हमने बोला कि भाई ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो गया। अब आप चेक कर लीजिए,
दोनों ट्राइंगल में OFM में और OEM में हमने क्या दिखाया, हमने एक एक राइट एंगल दिखा दिए, ठीक। उसके बाद हाइपो को इक्वल दिखा दिया, OM इज इक्वल टू OM, और S का मतलब साइड होता है, कोई भी एक साइड इक्वल दिखा दो और हमने दिखा दिया OF इज इक्वल टू व्हाट, OE। ओके, सो RHS, सो बाय RHS हम बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल OFM इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OEM। ओके, सो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लगा दो, तो बाय CPCT, अब सुनो CPCT अगर लगा दोगे बच्चों तो ध्यान से चेक करो, ये देखिए ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा MF इज इक्वल्स टू ME, ये सुनो यहाँ से देख लो, MF इज इक्वल्स टू ME, सो MF का लेंथ ME के इक्वल हो गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। ओके, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, मैं रब कर दूंगा, कॉपी कर लीजिए। अब हम अपने रिजल्ट पे आते हैं जो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था क्या, AM का लेंथ CM के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना था, करेक्ट, और BM का लेंथ, दिस BM का लेंथ DM के इक्वल, ये हमें प्रूफ करना था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ से कुछ इक्वेशंस मैंने रब कर दिए है ना, तो आप अपनी कॉपी में देखिएगा, अभी काम उसका पढ़ने वाला है, करेक्ट। नाउ देखो समझो बच्चों, देखो AE इज इक्वल्स टू CF, ये हमने आपको दिखाया था अभी, अपनी कॉपी में देखिए इक्वेशन 1 या 2 होगी। ओके, ये देखिए थर्ड है ना, सो AE इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, CF है ना, इक्वेशन नंबर 3 है, एक तो ये है हमारे पास, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग, हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट MF कर दिया। ओके, सब्ट्रैक्टिंग MF फ्रॉम बोथ साइड। बच्चों क्या आपको पता है, अगर हमारे पास ये देखो इक्वेशन 3 थी ना, अगर हम किसी इक्वेशन में से सेम क्वांटिटी बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो AE इज इक्वल टू CF था, हमने क्या किया AE इज इक्वल टू CF में लेफ्ट हैंड साइड में भी MF माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में भी। सो AE इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, CF था, तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में भी MF माइनस किया और हमने राइट में भी MF माइनस किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 5th, बच्चों इक्वेशन 5th से MF की जगह आप ME रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, यस सर। सो AE को ऐसे ही कॉपी किया, माइनस ये वाले MF को हमने क्या लिख दिया, ME, MF को हमने क्या लिख दिया, ME इज इक्वल्स टू, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, CF माइनस MF। नाउ अब फिगर को देखिए, AE माइनस ME क्या है, चेक करिए, ये देखो AE में से अगर आप ये ME हटा दोगे, दिस ME, भाई चेक करो ना, A से E तक ये पूरा है, इसमें से ME अगर हम माइनस कर दें तो AM आ जाएगा, ठीक। सो AE माइनस ME क्या आ गया, AM, फिर इज इक्वल्स टू लगा देंगे। अब CF में से MF माइनस करो, चेक करो, ये CF में से हमने क्या किया, MF माइनस कर दिया, पूरे CF में से MF अगर हटा दोगे तो CM आ जाएगा, करेक्ट। तो CF माइनस MF कितना आ जाएगा, CM। ये हो गया आपका पार्ट 1 प्रूफ, यही लेके आना था आपको, AM इज इक्वल टू CM, करेक्ट। कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। चलिए अब मैं इधर थोड़ा सा इसको रब करता हूँ। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट BM इज इक्वल टू DM हम कैसे लेके आएंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखते हैं क्या कि BE इज इक्वल टू DF, ये हमने आपको दिखाया था इक्वेशन 4th से। ओके, सो BE इज इक्वल टू व्हाट, दिस BE इज इक्वल टू DF, क्यों, क्योंकि AB और CD इक्वल थे, उनके हाफ भी इक्वल होंगे, BE इज इक्वल टू DF। सो BE इज इक्वल टू DF, ये एक इक्वेशन है, ठीक। कौन सी इक्वेशन है, 4th है। अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम क्वांटिटी ऐड करें तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने क्या किया इसमें, हमने क्या किया, हमने एडिंग व्हाट, एडिंग ME बोथ साइड कर दो या MF कुछ भी कर दो। ओके, सो एडिंग MF बोथ साइड, ठीक। तो क्या था हमारे पास, BE इज इक्वल्स टू DF था, तो हमने क्या किया, MF को राइट हैंड साइड भी ऐड किया और MF को लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किया। अब हमने क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन 5th क्या कर सकते हैं, MF की जगह ME यूज कर सकते हैं। सो क्या किया, BE प्लस MF की जगह हम ME यूज कर सकते हैं। MF की जगह हमने क्या लिखा, ME इज इक्वल्स टू
डी एफ प्लस एम एफ। नाउ अब डायग्राम देखिए, बीई प्लस एम ई कितना हो जाएगा, चेक करो। बीई में अगर हम एम ई ऐड कर दें, दिस बीई प्लस एम ई क्या हो जाएगा, बी एम। सो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, बी एम इज इक्वल्स टू डी एफ में एम एफ ऐड करो, चेक करो, डी एफ में एम एफ ऐड करो तो क्या हो जाएगा, डी एम। ये लीजिए, सो बी एम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी एम। पार्ट 2 भी आपका प्रूफ हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट आपके प्रूफ हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। बात समझो, देखो आपके पास एक ट्रापेजियम है और उसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। देखो ये एक इस तरीके से एक ट्रापेजियम मान लो, हमें दिया तो नहीं हुआ है लेकिन हम अज्यूम करेंगे, लेट अस से वी हैव अ ट्रापेजियम, ओके, इन विच द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल, ओके, सो लेट अस से कि हमारे पास एक ट्रापेजियम है और इसमें बच्चों जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं आपकी, देखो ये ट्रापेजियम है आपके पास, ट्रापेजियम ए बी सी एंड डी। इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है, देखो पैरेलल कौन है, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक। तो आपको पता है कि यहां पर ए बी पैरेलल टू सी डी है, भाई ये तो हमें भी दिख रहा है, ठीक है ना। और नॉन पैरेलल कौन है, ए डी और बी सी, ये नॉन पैरेलल है, करेक्ट। तो इसने बोला है कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो लेंथ में इक्वल है, यानी कि एडी का लेंथ बच्चों बीसी के इक्वल है, करेक्ट। अब आपको अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है ये फिगर, थोड़ा इसको अच्छा कर लेते हैं, करेक्ट, थोड़ा सुंदर इसको कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ओके। नाउ अब तो दिख रहा है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ए बी और ये हो गया सी। अब आपको दिख रहा होगा नॉन पैरेलल साइड एडी और बीसी लेंथ में इक्वल है। सो एडी का लेंथ किसके इक्वल है, बीसी के, ओके। सो एडी इज इक्वल्स टू बीसी, ये गिवन है, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रापेजियम क्या है, साइक्लिक है। प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब समझो, साइक्लिक मतलब बच्चों ये जो ट्रापेजियम है ए बी सी डी, इसके जो वर्टेक्स होंगे वो साइकिल पे लाई कर रहे होंगे, यानी कि एक साइक्लिक कोरिलेट होगा, कुछ इस तरीके की स्थिति आ रही होगी। देखो यहां तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं कहीं और आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये समझो कुछ इस तरीके से, ये देखो ये ऐसे, करेक्ट, ये कुछ इस तरीके से रहा होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये ऐसे, ये है ट्रापेजियम, ठीक है ना। ए बी सी डी, ये साइक्लिक है, कह रहा प्रूफ करो। अब देखो हमें पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर साइक्लिक होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी कोऑर्डिनेटर में आपने ऑपोजिट एंगल का सम कितना दिखा दिया, 180, तो वो साइक्लिक के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि अगर इसको आपको साइक्लिक करना है, अगर इसको आपको साइक्लिक करना है बच्चों, तो आपको पीटी मतलब प्रूफ दैट, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें प्रूफ करनी होंगी, क्या, एक तो एंगल डी ए बी, सुन लो, एंगल डी ए बी और प्लस ये वाला जो एंगल है इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एंगल डी ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, यानी कि एंगल बी सी डी। एंगल डी ए बी और प्लस एंगल बी सी डी का सम 180 दिखा दो, ठीक है। एक तो ये काम कर दो, दिख रहा है ना, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला, ये ऑपोजिट एंगल है ना इसके। कोऑर्डिनेटर, अरे ट्रापेजियम है तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर तो है ना, ठीक है ना। तो इसको साइक्लिक दिखाने के लिए इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि एंगल डी ए बी और प्लस एंगल बी सी डी का सम 180 दिखाना पड़ेगा। पहला काम ये करना पड़ेगा, ठीक। और इतना ही कर दिया तो इनफ है, इतना कर दिया तो इनफ है, ठीक, क्योंकि दूसरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि एंगल बी और एंगल डी, यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल सी डी ए, इसका सम 180। तो दो काम आपको करने होते हैं, इनमें से कोई भी एक काम कर दो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, करेक्ट। तो देखो देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे। देखो बात समझो, हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या हमने बच्चों पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, डीसी के ऊपर, करेक्ट। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ए एफ परपेंडिकुलर टू डीसी, यहां सॉल्यूशन में हमने क्या किया, दिस ए एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, डीसी एंड व्हाट, एंड इसी तरीके से बच्चों हम एक काम करते हैं, बी एन परपेंडिकुलर टू डीसी हम ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से बी एन परपेंडिकुलर टू डीसी, बी एन परपेंडिकुलर टू डीसी, ओके। ये हमने दो कंस्ट्रक्शन यहां पर कर लिए। नाउ अब आप यहां पर बच्चों क्लियरली देख सकते हैं ट्राइंगल ए एम डी और ट्राइंगल बी एन सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यस सर, हो जाएंगे। कैसे, देखो ए एम डी में
और बी एन सी में ध्यान से चेक करो, ये 90 है, यस सर 90 है, इधर से ये 90 है, करेक्ट। सो हम RHS लगाने जा रहे हैं। RHS में एक राइट एंगल इक्वल दिखाने होते हैं दोनों में, फिर हाइपोटेनस दिखाना होता है इक्वल में, और कोई भी एक साइड इक्वल दिखानी होती है, ठीक है ना। तो सुनो, यहाँ पे एंगल राइट एंगल है, यहाँ पे एंगल राइट एंगल है, यस सर, तो राइट एंगल इक्वल हो गए। फिर हाइपो क्या होता है, 90 का अपोजिट वाला साइड। सो 90 का अपोजिट वाला साइड यहाँ पर AD है, और 90 का अपोजिट वाला साइड यहाँ पर क्या है, BC है, तो AD इज इक्वल टू व्हाट, BC है, तो हाइपो भी हो गया। और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो सुनो ट्राइंगल AMD में ये वाला जो AM है, AM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस AB एंड DC। तो सुनो बच्चों, अगर कोई भी टू पैरेलल लाइन होंगे तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। सुनो, टू पैरेलल लाइन है तो ये देखो, अगर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया है, सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। हाँ, ये वाला डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा आपस में, ये वाला आपस में इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, ना 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 ना, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो AM और BN ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि AB और DC जो कि आपस में पैरेलल है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल RHS से क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हमने लिखा क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AMD, इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, करेक्ट। इन ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल BNC, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे बच्चों अगर, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दिखा दो सबसे पहले, AMD इज इक्वल्स टू BNC, एंगल AMD इज इक्वल्स टू एंगल BNC ईच 90, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि DM परपेंडिकुलर टू DC और BN परपेंडिकुलर टू DC हमने किया था। उसके बाद AD इज इक्वल्स टू BC, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ओके। तो AD इज इक्वल्स टू BC ये क्वेश्चन में गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ओके। AD और BC नॉन पैरेलल लाइन है ट्रेपेजियम ABCD की, तो ये आपस में इक्वल है। उसके बाद बच्चों AM इज इक्वल्स टू व्हाट, BN, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। AM इज इक्वल्स टू BN, और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, दिस AM इज इक्वल्स टू, सॉरी, AM इज इक्वल्स टू BN का रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ओके। परपेंडिकुलर distances between two parallel lines are always equal, ठीक है। perpendicular distances between two parallel sides are always equal, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा राइट एंगल, हाइपोटेनस इक्वल और कोई भी एक साइड, ठीक है ना। सो बाय RHS congruency rule we can say that कि triangle AMD is congruent to what, triangle BNC, ओके बच्चों। अब चेक करो, अगर AMD BNC के congruent हो गया तो CPCT लग जाएगी, तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि एंगल MAD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल NBC। सो एंगल बाय CPCT बाय व्हाट, बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि एंगल MAD, एंगल MAD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल MAD इज इक्वल्स टू एंगल NBC, ओके। एंगल NBC दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब जब दोनों आपस में इक्वल हो गए CPCT से, तो भाई मैं मान लेता हूं, लेट एंगल MAD इज इक्वल्स टू X एंड एंगल NBC इज इक्वल टू X, ओके। NBC इज इक्वल टू X डिग्री, अरे मान लिया है, काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई MAD को भी X डिग्री अज्यूम कर लेते हैं, और यहां बोल सकते हैं MAD को भी हमने X अज्यूम कर लिया, ओके, और NBC को भी X। क्यों सर, अरे भाई दोनों आपस में इक्वल है, तो मान लो कि इसका वैल्यू भी कितना है, X है, और इसका वैल्यू भी कितना है, X है। मान लो ना, क्या जा रहा है, इससे क्वेश्चन हमारा ईजी होने की संभावना है, ओके। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रेंट करेंगे, करेक्ट, और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। और दिखाने के बाद अब आपको पता है, अगर आप CPCT लगाओगे तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अगर काम पड़ा तो ये वाला जो एंगल है ये इसके भी इक्वल आ जाएगा, ये सुनो, करेक्ट। मतलब एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, ये भी कहीं पे नोट कर लो, ठीक है ना। एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BCD,
एंगल बी सी डी, भाई सी पी सी डी से चेक करो ना, ए डी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन सी। तो ए डी एम को मैंने क्या बोला, ए डी सी, और बी सी एन को मैंने क्या बोला, बी सी डी। ओके, तो ये भी कहीं पे आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको कोई इक्वेशन बना के छोड़ दो, लेट अस से इक्वेशन 1 है, इसको बना के आप छोड़ दो, करेक्ट। ओके, नाउ अगर काम पड़ा तो इसका हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज़ करेंगे। नाउ देखते हैं अब हमें क्या करना है बच्चों। हमें ऑपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना था, है ना। ऑपोजिट एंगल का सम हमें 180 दिखाना था ट्रापीजियम एबीसीडी में। कौन कौन से ऑपोजिट एंगल थे देखते हैं। देखो, हम फोकस करने जा रहे हैं किस पे, ए बी सी पे, ये वाले पे हम इस पे फोकस करने जा रहे हैं, करेक्ट। ए बी सी यानी कि ये पूरा एंगल, और प्लस सी डी ए यानी कि सी डी ए ये पूरा एंगल। इसका सम 180 अगर दिखाने में हम कामयाब हो गए तो बात बच्चों यहाँ पर हमारी बन जाएगी। ओके, ठीक है। तो कैसे इसको हम करेंगे देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये वाला एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। कैसे, आइए बताता हूँ। देखो, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, यस और नो। ये देखिए, ये ए बी आपका सही है ना, और ये पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक, सी डी के। अब सुनो, ये वाली जो लाइन है बी एन, ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अरे भाई ट्रांसवर्सल लाइन भी तो है ये इस तरीके से, हाँ ठीक है। तो ये जा रहा है आपका बी एन, ठीक है ना, यहाँ पे एन है। तो इधर अगर ये 90 तो ऑल्टरनेट से ये भी क्या हो जाएगा 90, ये सुनो, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं अपनी कॉपी में भाई ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही, साथ में ट्रांसवर्सल भी तो है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है, करेक्ट। सो बी एन इज अ ट्रांसवर्सल and bn is a transversal। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल ए बी एन इज इक्वल टू एंगल सी एन बी। एंगल ए बी एन इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी एन बी। तो दोनों के दोनों 90 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सी एन बी कितना था, 90 था। देखो, सी एन बी कितना था, 90 था। तो ऑल्टरनेट से ये वाला यानी कि एंगल ए बी एन बी कितना हो गया, 90 हो गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि बच्चों, एंगल ए बी एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ओके, सो एंगल ए बी एन कितना आ गया, 90 आ गया। लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है। अरे मान लो कोई भी इक्वेशन है, ठीक है ना। ओके, नो, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक तो ये इक्वेशन हो गई आपके पास, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। देखो बच्चों, ट्राइंगल ए डी एम में, ओके, सो इन ट्राइंगल ए डी एम, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। ट्राइंगल ए डी एम में तीनों एंगल का सम कौन कौन सा, एंगल ए डी एम और प्लस एक्स और प्लस 90, 180 होगा, ठीक है ना। यानी कि एंगल ए डी एम, एंगल ए डी एम और प्लस ये वाला क्या है, एक्स है, प्लस एक्स और प्लस ये एंगल 90 आपको पता है क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर टू सी डी था, प्लस 90 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, ये चीज़ हो गई, करेक्ट। ओके, नाउ तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, एंगल ए डी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल ए डी एम की वैल्यू बच्चों कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। देखो, 180 राइट में है, 90 राइट में जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला x भी राइट में जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से हो जाएगा एंगल ए डी एम इज इक्वल्स टू, नाउ 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 होता है, और माइनस का x ऐसे ही रहेगा, ये हो गया। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखते हैं क्या करेंगे। देखो बच्चों, ऑपोजिट एंगल का हम सम निकालने जा रहे हैं। कौन कौन से ऑपोजिट एंगल, एंगल ए बी सी ये वाला पूरा, एंड प्लस एंगल ए डी सी, करेक्ट। या आप बोल सकते हो क्या, सी डी ए, करेक्ट। ओके, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, जितना ए डी एम है, चेक करो, जितना ए डी एम है उतना ही तो सी डी ए है। ये सुनो, जितना ए डी एम है, ये देखो ना, ए डी एम जितना है, ए डी और ये क्या है, एम है। ओके, सो ए डी एम का जितना वैल्यू है उतना ही तो सी डी ए का है। ये सुनो, सो ए डी एम की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल ए डी एम की जगह हमने क्या लिखा, सी डी ए लिख दिया। ओके, सो ए डी एम की जगह क्या लिख दिया, एंगल सी डी ए लिख दिया। तो सी डी ए भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। इसको छोड़ के आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो ऐसे, करेक्ट। ओके, नाउ अब हम
टू एंगल्स का सम करने जा रहे हैं। किसका किसका? ए बी सी का, इसका और किसका? सी डी ए का, इसका और इसका। ओके, सो ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी डी ए, इसका हम सम यहां पर करके आपको दिखा रहे हैं और देखते हैं आंसर कितना आएगा। इज इक्वल्स टू दोनों का सम, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी डी ए। देखिए देखिए, बात समझो समझो, देखो देखो, एक काम करो, इससे पहले ही आप एक और काम कर लो। क्या? एंगल ए बी सी को आप दिखा दो कितना, यहाँ से फिगर से एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? देखो 90 और प्लस एक्स, भाई चेक करो ना, ये पूरा है ना। सो ये एंगल 90 था और ये क्या था? एक्स। सो 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ओके, बस यहाँ वैल्यू रख दो, ए बी सी प्लस सी डी। ओके, ए बी सी की जगह 90 प्लस एक्स, सो ए बी सी की जगह हमने क्या रखा? 90 प्लस एक्स। बात समझो, ये वाले ए बी सी की जगह क्या रखा? 90 प्लस एक्स रखा और प्लस लगाए, लगा देंगे। और सी डी ए की जगह हमने 90 माइनस एक्स रखा, 90 माइनस एक्स रखा। ठीक, ये माइनस एक्स प्लस एक्स बच्चों कैंसिल हो गया और 90 प्लस 90 कितना आ गया? 180 डिग्री। क्या लेके चले थे? एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए कितना आ गया? 180, है ना। सो एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी डी ए कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। सो हम बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं, इसको हमने बोल दिया क्या? लेट अस से ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 5th हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 5th हो गई। ओके, सो 5th इक्वेशन से हमने ये वाला और ये वाले का सम हमने 180 दिखा दिया। कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स अगर 180 हो गए तो बचा वाला, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा ये हम आपको दिखा देते हैं, बहुत ईजी है। सुनो, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ध्यान से चेक करो, ये वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल डी ए बी। सो एंगल डी ए बी और प्लस ये वाले एंगल का नाम है एंगल ए बी सी, प्लस एंगल ए बी सी, प्लस ये वाले एंगल का नाम है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी और प्लस ये वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। सबका सम, चारों एंगल का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 360। क्यों सर? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। अब इसमें से आप क्या करो कि ये वाला एंगल और ये वाला इसको पास पास ले आओ, यानी कि डी ए बी और प्लस बी सी डी। सो डी ए बी और प्लस बी सी डी, इसको इसको। सो एंगल डी ए बी और प्लस एंगल बी सी डी को हमने पास पास ले आया और प्लस ये वाला ए बी सी और सी डी ए को पास पास ले आओ, प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू 360। करेक्ट? नो। अब क्या करेंगे? ए बी सी प्लस सी डी ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, ए बी सी प्लस सी डी ए की जगह आप कितना रख सकते हो? 180। तो इसका दोनों का सम 180। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? एंगल डी ए बी और प्लस एंगल बी सी डी और प्लस इन दोनों का सम कितना है? 180 इज इक्वल्स टू 360। 180 राइट में जाएगा। सो यहाँ से एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 राइट में जाएगा। 360 माइनस 180, 180। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, अब आप आगे लिख लेना खुद से। फ्रॉम 5th एंड 6th हम बोल सकते हैं क्या कि जो ट्रापीजियम है ए बी सी डी वो क्या है? साइक्लिक है। क्यों सर? क्योंकि 5th इक्वेशन में हमने ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 दिखाया और 6th इक्वेशन में ये वाला और ये वाला हमने 180 दिखाया, यानी कि ऑपोजिट एंगल का सम हमने 180 दिखा दिया। तो ऑपोजिट एंगल्स इसमें क्या है? सप्लीमेंट्री है, यानी कि उनका सम 180 है। करेक्ट? तो इसका मतलब ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रापीजियम, या फिर आप बोल सकते हो एबीसी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और क्वाड्रिलेटरल में भी वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ट्रापीजियम है। करेक्ट? तो एक तरीके की थ्योरम थी बच्चों, इसको आप सीधे लर्न भी कर सकते हो कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रापीजियम है जो आइसोसेलेस ट्रापीजियम है, मतलब जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो पक्का वो ट्रापीजियम क्या होता है? साइक्लिक होता है, यानी कि उस ट्रापीजियम के जो वर्टेक्स हैं वो पक्का सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये सर्कल बहुत अच्छा बना नहीं है, बट आप सोचो जैसा मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था। ओके, तो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी थ्योरम 10.10 और एक और थ्योरम होती है, तो उसको तो मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो पहले इन दोनों टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को करिए। बहरहाल क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि इफ़ पी क्यू आर
आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल and AD is perpendicular from A on BC, prove that PQR and D are concyclic. Okay, तो PQR the midpoints of the side BC, CA and AB of triangle. तो कोई ट्राइंगल है बच्चों, let us say ABC, करेक्ट। तो ध्यान देंगे ये एक ट्राइंगल है आपके पास इस तरीके से, और इस ट्राइंगल का नाम हमने रखा ABC। अब ये ऐसा नहीं कि आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया इसको ना, स्केलेन ट्राइंगल है ये। कोई भी एक जनरल ट्राइंगल है ABC, और इसमें बोल रहा है कि P मिड पॉइंट है BC का। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, P है मिड पॉइंट किसका, BC का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका Q मिड पॉइंट है CA का। सो CA का मिड पॉइंट क्या है आपका, Q है, करेक्ट। ओके, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। और इसी तरीके से R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट क्या है, R है, करेक्ट। इस तरीके से तो आपको ये बोल रहा है आगे कि एंड AD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC। BC के ऊपर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इस तरीके से। ओके बच्चों, सो दिस AD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन साइड BC। ओके, सो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा करते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो ये कुछ इस तरीके से AD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, BC। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये करेक्ट, ये दिस पॉइंट इज व्हाट, D। सो दिस पॉइंट इज D स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज व्हाट, D। सो AD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, BC। ओके, ये आपका 90 डिग्री यहाँ, ये भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, नाउ सबसे पहले तो अच्छा यहाँ प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूव दैट PQR एंड D आर कॉन्साइक्लिक। ओके, सो PT मीन्स प्रूव दैट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स P, ये रहा P, ये रहा Q, R, D आर कॉन्साइक्लिक। पॉइंट्स P, Q, R, D, RD, PQRD, पॉइंट्स PQRD आर कॉन्साइक्लिक। PQR एंड D कर लीजिए, है ना, PQR, पॉइंट्स PQR एंड D। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आएगा। पॉइंट्स PQR एंड D आर कॉन्साइक्लिक। सुनो अब देखो बात समझो, देखो सबसे पहले आप अपने एनसीईआरटी में थ्योरम 10.10 ओपन करो, ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 181 पे। जिन बच्चों ने सर्कल्स हमारे चैनल से पढ़ा होगा यहाँ से 2 क्लासेस से, उनको इसका प्रूफ भी मैंने कराया, लेकिन अभी के लिए आप इसका रिवाइज कर लो। थ्योरम 10.10 में कह रहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द अदर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, मीन्स दैट दे आर कॉन्साइक्लिक। सुनो, इस थ्योरम में उसने हमें बोला था इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे कर दूं, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लेट अस से पॉइंट R और पॉइंट Q, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। अगर ये लाइन सेगमेंट RQ के सेम साइड कोई और 2 पॉइंट है अगर आपके पास, बात समझो, RQ के सेम साइड RQ के 2 साइड्स, एक तो अपर साइड एक लोअर साइड। सो RQ के या तो ऊपर 2 पॉइंट्स है, मान लो लेट अस से क्या है, D and P है, करेक्ट। और अगर ये लाइन सेगमेंट RQ D पर जितना एंगल बना रहा है, मतलब एंगल ये वाला एंगल RDQ, और यही लाइन सेगमेंट RQ सेम साइड यानी कि ऊपर वाले साइड में 2 पॉइंट जो लाई कर रहे हैं उन पे अगर सेम एंगल बना रहा है, कौन, लाइन सेगमेंट RQ, तो ये एंगल आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये चारों पॉइंट क्या होते थे, कॉन्साइक्लिक होते थे। याद आया, सुन लो, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं R और Q, ठीक, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं क्या, R और Q, इनको हमने ज्वाइन किया तो इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड, चाहे ऊपर ऊपर चेक कर लो चाहे नीचे नीचे चेक कर लो, ठीक है। तो इस बार हम नीचे चेक कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, अगर ये इक्वल एंगल सब्टेंड करे कहाँ, ऑन द 2 पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम साइड। तो लेट अस से यहाँ पे D है और यहाँ पे क्या है, P है, करेक्ट। तो आप चेक कर लो, ऐसा नहीं कि D यहाँ नीचे होना चाहिए और P वहाँ ऊपर होना चाहिए, नहीं, दोनों या तो नीचे नीचे हो या तो ऊपर ऊपर हो, करेक्ट। सो मान लो D यहाँ है और P यहाँ है, करेक्ट। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसा करके इसको ज्वाइन करते हैं और एंगल RDQ अगर गलती से किसके इक्वल हो जाए, अगर गलती से RPQ के इक्वल हो जाए, कि दोनों एंगल का इक्वल होना जरूरी, ध्यान से चेक करो। एक लाइन सेगमेंट RQ जो कि R और Q को ज्वाइन करता है, उसके सेम साइड 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और ये जो लाइन सेगमेंट RQ, ये दोनों पॉइंट पे इक्वल एंगल बनाना चाहिए, तभी जाके चारों कॉन्साइक्लिक होंगे। ओके, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तभी जाके चारों क्या होते हैं, कॉन्साइक्लिक होते हैं। ओके, सो RDQ इज इक्वल टू व्हाट, RPQ, अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्साइक्लिक होते हैं, यानी कि ये चारों एंगल्स आपके क्या होते हैं, ये चारों एंगल्स कह रहा हूँ, ये चारों वर्टेक्स आपके एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब समझो। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, इस क्वेश्चन में आपको उसने बोला है कि भाई R
डी पी क्यू, ठीक है ना, या फिर आर क्यू पी डी, इनको कौन साइक्लिक करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये कि अगर मैं आर क्यू को ज्वाइन कर दूं, ठीक, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आर क्यू को ज्वाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सोचो जरा बहुत ध्यान से, अगर मैं बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से चेक करना, अगर मैं पी क्यू को ज्वाइन कर दूं, ठीक, और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा प्लीज, अगर मैं यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर मैं यहां पर आर को डी से ज्वाइन कर दूं तो आर क्यू, देखो आर क्यू अपने सेम साइड नीचे वाले साइड में 2 पॉइंट है इसके डी और पी, ठीक है, और उसके बाद मैं किसको ज्वाइन कर दूं, मैं डी को क्यू से ज्वाइन कर दूं मान लो, ठीक, उसके बाद मैं क्या करूं, मैं आर को पी से ज्वाइन कर दूं मान लो, ठीक है। तो सुनो, अगर ये वाला एंगल चेक करो, ये वाला एंगल, ठीक, और अगर ये वाला एंगल, ये पूरा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, चेक कर लो, ठीक, यानी कि अगर एंगल आर डी क्यू मैं इक्वल ले आऊं किसके, आर पी क्यू के, करेक्ट, आर डी क्यू अगर मैं आर पी क्यू के इक्वल ले आऊं तो मेरा टारगेट क्या है, चेक करिए, मेरा टारगेट है कि किसी भी तरीके से एंगल आर डी क्यू इक्वल ले आऊं किसके, आर पी क्यू के, तो बात मेरी बन जाएगी, सही है ना। चेक करो, ये लाइन सेगमेंट आर क्यू हो जाएगा जिसके सेम साइड 2 पॉइंट से, कौन कौन से, पी और क्यू। तो ये जो आर क्यू है लाइन सेगमेंट, ये सेम साइड लाई करने वाले 2 पॉइंट्स डी और पी पे इक्वल एंगल बना देगा। अगर मैं आर डी क्यू इज इक्वल्स टू आर पी क्यू अगर मैं दिखाने में कामयाब हो गया, ठीक है, तो ये वाली थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट्स आर क्यू पी एंड डी आर कौन साइक्लिक, ओके बच्चों। तो ये चीज है, अब ये टारगेट हमें कंप्लीट करना है, ठीक, लेकिन इस टारगेट को कंप्लीट करने में बहुत मशक्कत है। अब मशक्कत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। एक बार तो ये फिगर आप कॉपी कर लो अपने पास, कॉपी कर लो, फिर ऐसा एक और फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ एक ही फिगर में, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले आप इसको कॉपी कर लो कि भाई आपको प्रूफ क्या करना है, इसको कॉपी कर लो अपनी कॉपी में, कर लिया। अब सुनो देखो, अब इसमें आपको एक रूल और पढ़ना है बच्चों, ये देखिए ये वाला थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन बाइसेक्टिंग द हाइपोटेनस हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। यस सर, फिर से सुनो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन बाइसेक्टिंग द हाइपोटेनस द हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब समझो, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल है बच्चों, ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक राइट एंगल, अब जानबूझ के मैं यहाँ पे राइट एंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, रुको, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल हम राइट एंगल लेते हैं। देखो बात समझो, हमारे पास अगर कोई राइट एंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों, लेट अस से ये एंगल हमारे पास क्या है, बी है, ओके, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है। सुनो, कह रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन बाइसेक्टिंग द हाइपोटेनस, यानी कि अगर हाइपोटेनस से एक मीडियन आता है, मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब समझो 90 के अपोजिट क्या है, एसी, एसी क्या है, हाइपो, तो हाइपो पे आने वाला जो मीडियन है ये मान लो क्या कि बीई इज द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी, करेक्ट। तो बीई क्या है, इस ट्राइंगल एबीसी का एक मीडियन है, यानी कि ये जो बीई है केवल और केवल एक ही काम करता है, क्या कि ये एसी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, करेक्ट। तो बीई मीडियन है जो कि हाइपोटेनस एसी को बाइसेक्ट करता है, तो पक्का ये जो बीई होता है ये क्या होता है, ये जो बीई होता है ये क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस हो जाता है, करेक्ट बच्चों। ये चीज मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसको मैं कहीं आपको नोट करके दिखा देता हूं। ये जो बीई होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ क्या हो जाता है, एसी हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये हाफ ऑफ क्या हो जाता है, एसी। और सुनो, हमने जब बोल दिया ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, क्यों भाई, अरे बीई क्या है, मीडियन है, बीई क्या है, मीडियन है, बीई इज द मीडियन हियर, बीई इज द मीडियन, और मीडियन का काम होता है वो सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, करेक्ट। यानी कि बच्चों जितना ईसी का लेंथ है उतना ही ईए का लेंथ है, सही ना। यानी कि यहां से आप देख सकते हो क्या, ईसी इज इक्वल्स टू व्हाट, ईए, ओके, ये चीज है, करेक्ट। तो ईसी इज इक्वल्स टू क्या है, ईए है। और मैंने आपको क्या बोला, एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से चेक करो, देखो मैंने आपको बोला कि भाई ये ईसी किसके इक्वल है, ईए के, और ईसी ईए इक्वल है और दोनों ही हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, चेक कर लो, ईसी और ईए इक्वल है। अरे भाई ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी है, तो ईसी भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल होगा और ईए भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल होगा, करेक्ट। अब सुनो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मीडियन होती है, जो हाइपोटेनस को बाइसेक्ट करती है, ऑब्वियसली ये मीडियन है, हाइपोटेनस को बाइसेक्ट कर रही है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई जो ये मीडियन होती है ना, ये हाफ ऑफ एसी के इक्वल होती है,
मैं ये कह रहा हूँ, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या कि ये जो BE है, ये जो BE है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो AE के भी इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये जो BE है ये EC के भी इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, ये चीज़ें यानी कि BE, AE और EC तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों सर? अरे भाई मैंने बोला कि मीडियन जो है हाफ ऑफ AC के इक्वल होता है। ठीक, ये मैंने बोल दिया, प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि क्या BE क्या है, मीडियन है, तो इसका मतलब AE EC आपस में इक्वल है, और AE EC भी हाफ ऑफ AC के इक्वल थे, और BE भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। इसका मतलब BE AE EC आपस में इक्वल हो जाते हैं। करेक्ट, यानी कि मोटी मोटी बात ये है, मोटी बात ये है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आपने क्या किया, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने मीडियन ड्रॉ किया, हाइपो पे मीडियन ड्रॉ किया, तो BE का लेंथ, EC का लेंथ और AE का लेंथ, सब सारा का सारा लेंथ आपस में इक्वल होता है। BE CE AE आपस में इक्वल होता है। अब इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। कैसे प्रूफ करूँगा, ध्यान से चेक करो। यहाँ पे गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, गिवन तो एक चीज़ है पक्का कि BE मीडियन है, इसका मतलब EC और A, इसका मतलब EC और ये आपस में इक्वल है, ये सुनो, यानी कि हाफ ऑफ AC के इक्वल है। क्यों सर? अरे BE मीडियन है बेटा, BE क्या है, मीडियन है, क्वेश्चन में बोल दिया। ठीक है ना, BE मीडियन है, इसका मतलब E मिड पॉइंट है AC का, तो ये EC हाफ ऑफ AC के इक्वल है। करेक्ट, ये आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको क्या, BE इज हाफ ऑफ AC, ये प्रूफ करना है। और जब ये आप प्रूफ कर दोगे BE हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो ये रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया हमने, B से क्या किया, B से नहीं, E से हमने BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ओके, ये इस तरीके से। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, हमने E से M पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 90 हो जाएगा। अब आप चेक करो, अगर इधर से ये 90 और इधर से ये 90, तो हम बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू EM। करेक्ट, देखो यहाँ पे हम इसका प्रूफ देख रहे हैं बच्चों। हमने क्या किया प्रूफ में, हमने EM परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया। इसका मतलब ये एंगल, यानी कि एंगल EMC इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ABC दोनों ही 90। अरे भाई सुनो, ABC तो 90 था ही, और EMC आपका जो है 90 अभी भी हो गया, क्योंकि EM परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया, तो ये एंगल इसके इक्वल है। करेक्ट। अब सुनो, एक बात बताओ, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं भाई, चेक करो ना। दिस AB इज पैरेलल टू EM कहलाएगा, AB इज पैरेलल टू EM कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा भाई, चेक करो ना। ये ऐसे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना। तो ये 90 है, तो ये 90, इसका मतलब पक्का दोनों करस्पॉन्डिंग पेयर बना रहे हैं, यानी कि EM इज पैरेलल टू व्हाट, AB हो गया। करेक्ट। अब सुनो, तो EM इज पैरेलल टू AB हो गया, EM इज पैरेलल टू AB हो गया, AB इज पैरेलल टू EM हो गया। ओके, करेक्ट। सो यहां से EM इज पैरेलल टू AB आप बोल सकते हो, तो ये एक रिजल्ट आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, EM अगर पैरेलल हो गया AB के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। कैसे सर? सुनो, अरे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में बोला है भाई। BE क्या है, मीडियन है, मीडियन है, इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, और EM पैरेलल किसके है, EM पैरेलल किसके है, AB के, एंड EM पैरेलल किसके है, AB के। हमने अभी दिखा दिया आपको, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू EM, यानी कि EM पैरेलल टू AB, सो EM इज पैरेलल टू AB। सो अब आप चेक कर लो, ट्रायंगल ABC में AC का मिड पॉइंट E है, और मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रही EM जो कि AB के पैरेलल है, यानी कि अगर मिड पॉइंट से जो लाइन पास करती है वो किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है, तो पक्का वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। अब सुनो, अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ा है तो ये आपको कोऑर्डिनेटर वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। बहरहाल जिन्होंने पढ़ा है उन्हें समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ आ रहा तो सुन लो। अगर किसी ट्रायंगल में आपको एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ये AB का मिड पॉइंट E है, और यहाँ से अगर एक लाइन जा रही है जो कि BC के क्या है, पैरेलल, तो पक्का वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होता है, AC का मिड पॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक कर लो। क्या AC का मिड पॉइंट क्या है, E, और E से जाने वाली लाइन EM AB के पैरेलल है, तो पक्का ये थर्ड साइड BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। करेक्ट।
तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, m इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, सो m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC अगर हो गया तो इसका मतलब BM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MC. या सुनो, BM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MC, या फिर आप बोल सकते हो कि BM इज इक्वल्स टू CM. ओके, सो BM इज इक्वल्स टू व्हाट, CM. करेक्ट, ये चीज हो गई. ओके, नाउ अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से चेक करिए, क्या कि BM CM के इक्वल आ गया. अगर BM CM के इक्वल आ गया तो चेक कर लो. अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ट्राइंगल EMB इज कॉन्ग्रुएंट टू EMC. यस सर, ट्राइंगल EMB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EMC. क्यों, साइड एंगल साइड, चेक कर लो, साइड एंगल साइड. ओके, साइड एंगल साइड, EM दोनों में कॉमन है. ठीक, फिर यहाँ पे 90, ये यहाँ पे 90, और अभी हमने दिखाया कि MB किसके इक्वल है, MC के. भाई ये वाला इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड. ओके, तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ यहाँ, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओके, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चों यहाँ से हम बोल सकते हैं बाय CP/CT जो BE का लेंथ होगा, दिस BE इज इक्वल्स टू EC. यस और नो. ओके, सो बाय CP/CT BE इज इक्वल्स टू व्हाट, EC. करेक्ट, BE किसके इक्वल हो गया, EC के इक्वल हो गया, या फिर आप बोल सकते हो BE CE के इक्वल हो गया, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, BE CE के इक्वल हो गया. ठीक है, बट यहाँ पे देखो लास्ट स्टेप में कर रहा हूँ. बट आपको गिवन था क्या कि ये जो CE है, CE इज हाफ ऑफ AC, CE इज हाफ ऑफ AC. और अभी हमने क्या दिखाया, CE किसके इक्वल है, BE के. ओके, यानी कि BE किसके इक्वल है, CE के, और दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल है. और CE किसके इक्वल था, ये CE किसके इक्वल था, AE के. यानी कि बच्चों यहाँ से CE AE BE सब हाफ ऑफ AC के इक्वल है और सारे के सारे आपस में इक्वल है. करेक्ट, तो यहाँ से AE CE और BE तीनों ही आपस में इक्वल है क्योंकि तीनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल है. ओके, तो ये चीज़ हो गई. करेक्ट, हमने कुछ नहीं किया, BE को CE के इक्वल दिखाया, लेकिन CE AE आपस में इक्वल थे ना, आपको पता है. ठीक, और CE और AE दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल थे, और BE को CE के इक्वल दिखा दिया, यानी कि BE CE AE सारे के सारे हाफ ऑफ AC के इक्वल है. यानी कि BE AE CE ये आपस में सारे के सारे, EC बोलो CE बोलो, बात सही में, BE AE और CE आपस में सारे के सारे इक्वल है. यानी कि बच्चों अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपो पे अगर एक मीडियन ड्रॉ करोगे, सो ये वाला लेंथ जो मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन का लेंथ CE और AE ये आपस में इक्वल होते हैं. करेक्ट, इतना आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. डाइजेस्ट कर लीजिए. ओके, नाउ अब देखो जरा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम क्या करते हैं, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा अभी रब करते हैं बहरहाल. ठीक है ना, और हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम दोबारा इसमें काम करना शुरू करते हैं. देखिए बच्चों, देखो बात समझो. अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, टारगेट आपका लिखा हुआ है, क्या करना है ना, वो अभी हम आपको करके दिखाएंगे. वापस लौट के हम क्वेश्चन में आते हैं. सुनो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB. ओके, सो ADB में अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है ना, सो ये देखो, ये वर्टेक्स D पे 90 ADB में, और 90 से ये मीडियन आ रहा है. चेक करो, DR क्या है, मीडियन है. DR इज द मीडियन. ये सुनो, क्यों सर, अरे भाई क्वेश्चन में बोला तो है उसने कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. R अगर AB का मिड पॉइंट है, सो DR क्या है, मीडियन है. इसका मतलब ये DR का लेंथ, AR का लेंथ और BR का सारा आपस में इक्वल है. करेक्ट, यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट, DR is equals to BR is equals to AR. करेक्ट, so this implies हम बोल सकते हैं, हमें काम इसका केवल, ठीक है, DR और AR का. so DR is equals to what, AR. अब सुनो, ठीक है, अगर DR AR की लेंथ इक्वल है तो ट्राइंगल ARD आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. ओके, सो DR के अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, लेट अस से दिस एंगल इज 2, और AR के अपोजिट एंगल ये हो गया, दिस एंगल इज 1. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली स्टूडेंट्स आप ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ADC को देखो. ओके,
ध्यान से चेक करना। ट्राइंगल ए डी सी को देखो, इधर से 90 लीनियर पेयर से ये 90 हो जाएगा, है ना। तो ए डी सी भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आशा करते हैं इधर का आपने कॉपी कर लिया होगा स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब देखो, बात समझो। अब देखो, इसके लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम के साथ ये क्वेश्चन हो रहा है। सुनो, मतलब अभी मिड पॉइंट लगाएंगे इसमें। देखो बात समझो, हमने डी को क्यू से ज्वाइन किया। ओके सो अगर हमने डी को क्यू से ज्वाइन किया तो बच्चों ध्यान से चेक करो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी चेक करो, ये 90 है ना वर्टेक्स। तो 90 से हमने क्या किया, हमने मीडियन ड्रॉ किया हाइपो एसी के ऊपर। यस सर, क्योंकि भैया क्वेश्चन में बोला उसने क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्यू अगर एसी का मिड पॉइंट है तो डी क्यू को आप मीडियन ही तो बोलोगे, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, डी क्यू इज द मीडियन, है ना। डी क्यू इज द मीडियन, तो हम बोल सकते हैं क्या कि डी क्यू का लेंथ डी सी का लेंथ, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, डी क्यू का लेंथ, ये डी क्यू का लेंथ, डी सी का लेंथ, आई एम वेरी सॉरी, डी क्यू का लेंथ, सी क्यू का लेंथ और ए क्यू का लेंथ आपस में इक्वल है। डी क्यू क्यू सी और ए क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। अभी आपको हमने प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। देखिए दिस इक्वल, सो दिस एंड दिस आपस में इक्वल, सो डी क्यू सी क्यू और ए क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। सो ये आपस में इक्वल हो गए। अब सुनो, काम है हमें यहाँ पर केवल किसका, डी क्यू और ए क्यू का। ओके स्टूडेंट, सो डी क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू हो गया, यहाँ से तीनों इक्वल है, यानी कि डी क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू हो गया। सो ट्राइंगल ए क्यू डी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यस सर। ट्राइंगल ए क्यू डी आइसोसेलेस है, यस सर। ए क्यू के अपोजिट वाला एंगल लेट अस से एंगल 3 है और डी क्यू के अपोजिट वाला एंगल 4। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। सो ये हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करो। कैसे ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 था। अब हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 था। ऐड कर दो उसको, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, राइट को राइट में। सो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और प्लस एंगल 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास। नाउ स्टूडेंट्स अब आप चेक करो, एंगल 1 + 3 कितना है, चेक करो। अगर 1 को 3 में ऐड कर दोगे, करेक्ट, 1 को अगर 3 में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल आर डी क्यू। सो 1 + 3 की जगह हमने क्या लिखा, एंगल आर डी क्यू। सो यहाँ से हो गया एंगल आर डी क्यू इज इक्वल्स टू 2 + 4 करो। सो एंगल 2 + एंगल 4 करोगे तो एंगल आर ए क्यू, करेक्ट। सो यहाँ से एंगल आर ए क्यू मिल जाएगा। तो लेट अस से ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3 है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके पहले इतना कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके पहले इतना कॉपी करिए स्टूडेंट्स, फटाफट कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो जरा, अब देखिए यहां पर क्या आया अभी तक हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक रिजल्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं कहीं पे, ठीक है ना। सुनो, हमारे पास रिजल्ट आया है बच्चों, आर डी क्यू, एंगल आर डी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ए क्यू। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। लेकिन हमें क्या करना था, हमें आर डी क्यू और आर पी क्यू, ये हमारा टारगेट था ना, आर डी क्यू और आर पी क्यू हमें इक्वल करना था। लेकिन आर डी क्यू किसके इक्वल आया, आर ए क्यू के। यहाँ आर पी क्यू आना चाहिए था, नहीं आया। इसका मतलब हमने तुरंत सोचा दिमाग लगा के कि भाई जरूर आर ए क्यू पक्का, किसी भी तरीके से ये आर ए क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, आर पी क्यू के, तब तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब आपका टारगेट ये सेट हो गया, ये आपका टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट है किसी भी तरीके से आर ए क्यू को आर पी क्यू के इक्वल करो। सो आर ए क्यू कहाँ है, चेक करो, आर ए क्यू कहाँ है ये, और आर पी क्यू कहाँ है, आर पी क्यू। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से चेक करो, आर को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा, पी को क्यू से। सो ये ठीक, और इसी तरीके से आर को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर दोगे तो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, ध्यान सुनो, सुनो। देखो बात समझो, देखो ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी
सी में। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम पता है आपको क्या होती है? देखो, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं शॉर्ट में थोड़ा सा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, एक इक्वेशन बन गई थी ना, इसको सी बना लो, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कि भाई किसी ट्राइंगल में, या आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरीके से, किसी ट्राइंगल में, लेट अस से ट्राइंगल ए बी सी है, तो किसी ट्राइंगल में अगर आपने टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ओके, ये देखिए ए बी का मिड पॉइंट पी है और ए सी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू है। तो अगर आपने किसी ट्राइंगल में टू साइड्स ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है पी क्यू, ये जो है थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है, उसके हाफ भी होता है, यानी कि पी क्यू हाफ ऑफ बी सी के इक्वल भी होता है और दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी भी होता है। करेक्ट बच्चों? तो आप देखो जरा इस ट्राइंगल में, करेक्ट, इस ट्राइंगल में हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी तो नहीं यूज़ करेंगे, हम बस इतना यूज़ करेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू पी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो ट्राइंगल ए बी सी में, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ध्यान से चेक करना, ए बी सी में बच्चों ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ए बी का मिड पॉइंट क्या है? आर है, करेक्ट। और बी सी का मिड पॉइंट क्या है? पी है, सही ना। ए बी का मिड पॉइंट आर है, बी सी का मिड पॉइंट पी है, सो आर पी इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर पी इज पैरेलल टू ए सी। भाई चेक करो ना, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट क्या है? आर है, और बी सी का मिड पॉइंट क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ था पी है। तो जब हमने आर पी को ज्वाइन किया तो ये थर्ड साइड ए सी के पैरेलल हो जाएगा। सो आर पी इज पैरेलल टू व्हाट? ए सी। ये चीज हो गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ही ए सी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू है, क्वेश्चन में गिवन था। बी सी का मिड पॉइंट क्या है? पी है। तो पी को जब क्यू से ज्वाइन करोगे तो थर्ड साइड ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ए सी का मिड पॉइंट क्यू है, बी सी का मिड पॉइंट पी है, पी को क्यू से ज्वाइन करोगे तो पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट? पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी। ओके, ये हो गया हमारा किससे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अब सुनो, हमें पता है किसी भी कोरिलेटल में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो चेक करो कोरिलेटल कौन सा? आर ए क्यू पी में, इन कोरिलेटल आर ए पी क्यू क्या हो गया? आर ए क्यू पी में आपने क्या दिखा दिया? यहां से देखो, आपने दिखा दिया कि भाई आर पी पैरेलल हो गया किसके? अच्छा, ठीक ठीक, सुनो, आरपी पैरेलल हो गया, बहुत ध्यान से चेक करना, आरपी पैरेलल हो जाएगा किसके? ध्यान से चेक करना। देखो एक बात बताओ, अगर आरपी एसी के पैरेलल है, अगर आरपी किसके पैरेलल है? एसी के, तो पक्का आरपी एक्यू के भी पैरेलल होगा। तो आरपी इज पैरेलल टू, यहां वाले रिलेशन से आरपी पैरेलल एसी के था तो आरपी पैरेलल हो गया एक्यू के। ओके, आरपी पैरेलल एक्यू को दिखा दिया हमने। एंड अब आप चेक करो, अभी अभी आपने दिखाया था क्या? पी क्यू पैरेलल दिखाया था ए बी के, पी क्यू पैरेलल ए बी के। अगर पी क्यू पैरेलल है ए बी के तो पी क्यू पैरेलल ए आर हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ए आर हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लो, ये जो आपका कोरिलेटल है कौन सा? आर ए पी क्यू। ओके, सो आर ए, आई एम वेरी सॉरी, नाम मैंने गलत रख दिया बच्चों, आर ए क्यू पी रखना चाहिए मुझे नाम, है ना, आर ए क्यू पी। सो कोरिलेटल आर ए क्यू पी जो है, आर ए क्यू पी, ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर गया। क्यों? क्योंकि आर ए पैरेलल क्या हो गया? पी क्यू। चेक करिए, आई एम वेरी सॉरी, आर पी पैरेलल क्या हो गया? ए क्यू, और दिस पी क्यू पैरेलल क्या हो गया? ए आर। ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी ना, आर ए और पी क्यू पैरेलल है, आर ए और पी क्यू पैरेलल है। इसी तरीके से आर पी और ए क्यू पैरेलल है, तो आर ए क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम। हेंस आर ए क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम। तो आर ए क्यू पी ये हो गया पैरेललोग्राम। अब सुनो, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमें पता है। इतना नोट करिए, पहले इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, आर ए क्यू पी, आर ए क्यू पी। इसके ऑपोजिट एंगल कौन से? ये वाला एंगल, ये वाला ए, ये वाला ऑपोजिट है किसके? इसके। ये सुनो, चेक करो, ये पूरा एंगल इसके ऑपोजिट है, ठीक, यानी कि एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट? आर पी क्यू। ओके, सो दिस इंप्लाइज व्हाट? एंगल आर ए क्यू, एंगल आर ए क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, और यही तो करना था।
आर ए क्यू को हमने किसका इक्वल दिखा दिया, आर पी क्यू के, ठीक है। अब सुनो, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4th, ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4th। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें, अब आप ध्यान दो, यहां से देखो आर ए क्यू इक्वल हो गया किसके, आर पी क्यू के। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th आप देख सकते हो क्या, 3rd में क्या बोला था उसने, आर डी क्यू, एंगल आर डी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर ए क्यू। लेकिन 4th इक्वेशन में क्या है, आर ए क्यू किसके इक्वल है, आर पी क्यू के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल आर डी क्यू इज इक्वल्स टू, हाँ भाई आर ए क्यू की जगह क्या लिखोगे, आर ए क्यू की जगह आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू लिख दिया। और जब ऐसा आपने कर दिया, ठीक है, एंगल आर डी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू, चेक कर लीजिए, एंगल आर डी क्यू, तो ये वाला जो एंगल है आर डी क्यू, ये किसके इक्वल है, आर पी, ये देखिए आर डी क्यू इज इक्वल्स टू आर पी क्यू। जब ले आए तो देखो जरा, आप ध्यान से चेक करो, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है क्या, आर क्यू, तो आर क्यू के सेम साइड लाई करने वाले पॉइंट डी और पी पे बनने वाले एंगल आपस में इक्वल है। देखिए एंगल आर डी क्यू और एंगल आर पी क्यू, इसका मतलब पॉइंट आर क्यू पी डी आर कॉन्साइक्लिक, ओके। इतना करने के बाद हम ये थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। और नहीं भी जिसको लिखना है थ्योरम, तो आप सिंपली लिख दोगे क्या कि हेंस, नहीं भी थ्योरम लिखना है तो हेंस आप बोलोगे कि पॉइंट आर क्यू पी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। वैसे तो थ्योरम लिख दोगे तो सही है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है ना। और जिसको थ्योरम नहीं लिखनी तो आप शॉर्ट में लिख दो। आप शॉर्ट में क्या लिख दो कि आर क्यू इज अ लाइन सेगमेंट एंड we had shown that angle RDQ is equals to angle RPQ, which are the angles on the same side, which are angles subtended by RQ on the on 2 points lying on the same side of this RQ, okay। Then we can say that point RQPD में लिख दो, देखो इतना नोट करो, मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, नोट कर लिए। देखो अब आप यहाँ पे शॉर्ट में कुछ बातें उनको लिख दो ताकि उन्हें समझ में आ जाए। थ्योरम तो बहुत लंबी याद नहीं कर पाओगे मान लो, है ना। सो आप यहाँ पे कुछ बातें लिख दोगे क्या कि यस, डी एंड पी आर टू पॉइंट्स lying on the same side of RQ, okay। RQ के सेम साइड 2 पॉइंट्स हैं D and P, तो D and P are 2 points lying on the same side RQ, okay, and angles subtended by this line segment RQ at points D and P are equal, okay। Hence we can say that point R, Q, P and D are concyclic। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिक्स थे, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स थे। तो इसको आप लोग एक बार वापस से वीडियो देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है, करेक्ट, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।